आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की मंगलमय कल्याणकारी जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से मंगल प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का आध्यात्म के साथ का संबंध, धर्म के साथ का संबंध, इस विषय पर भी आगे बात करूंगा। हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है, अगर हम ठीक से उसे समझने की कोशिश करें, जीने की कोशिश करें, उसमें उतरने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं उस परिस्थितियों के अनुभव से। मैं जो नकत्राणा की बात कर रहा था आपसे कल, मैंने कहा वो मेरे लिए विपरीत परिस्थिति थी। भीतर से मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं, ये परिस्थितियां। लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत अद्भुत सूत्र मिले। जो पहला सूत्र मैं स्पष्ट कर सकूं तो ऐसा सूत्र कि उस शांति का कोई अर्थ नहीं जो परिस्थिति और व्यक्ति के साथ बदल जाती है। उस शांति को बहुत मूल्य मत देना, या उस प्रसन्नता को, आनंद को बहुत मूल्य मत देना जो परिस्थितियां मिटा देती है या व्यक्ति मिटा देती है, तो वो सच्ची शांति नहीं मिली। क्योंकि आत्मा जब प्रकट हो जाती है, भीतर से जब शांति प्रकट हो जाती है, तो परिस्थिति कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एक सूत्र मैंने जो पाया वो इस तरह से पाया। मैं देख रहा था कि प्रारंभ में मुझे जो एक संताप से मैं पसार हो रहा था, लेकिन जब मेरे भीतर से ऐसा स्पष्ट हो गया कि ये जो सरकारी नौकरी है इस तरह से करनी, या कोई भी नौकरी है, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगने लगा, मैं अपने को पूछने लगा कि क्या मैं मजबूरी के लिए ये नौकरी कर रहा हूं? केवल खाना पीना ये क्या मेरा केंद्र है जीने का? खाने पीना या मकान मिल जाए बस, इसके लिए रुपया कमाना। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि रियल में मैं जो पगार लेता हूं उसके लायक नहीं मैं, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं, जब काम करने में दिल ही नहीं लगता तो पगार में क्यों लूं? ये योग्य, मुझे भीतर से ऐसा लग रहा था कि योग्य नहीं हो रहा है कि जब दिल लगता ही नहीं तो मैं मजबूरी के कारण अगर ये नौकरी करता रहूंगा तो मेरा केंद्र जीवन का मजबूरी हो गया। भय, क्या भय है मेरे लिए? क्या अगर मैं ये छोड़ दूं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, मुझे रहना नहीं मिलेगा? ये प्रश्न मेरे भीतर आने लगे। और उसके साथ साथ जैसे जैसे मेरे भीतर एक स्पष्टता बढ़ने लगी, मेरे भीतर एक कूदने की हिम्मत भी आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं छोड़ सकता हूं, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि अगर छोड़ना ही है तो किसी भी क्षण में छोड़ सकता हूं। समझ लो कि अभी गया हूं, मुझे
कहाँ पेंशन खाना था या कहाँ सरकार से ऐसा कि नहीं इतनी नौकरी मैंने की है, मुझे इतना रुपया दे दो। और ऐसे रुपयों से कब तक जीवन चल सकता है? और ऐसा रुपया चाहिए भी नहीं मुझे, अगर मिलता हो तो भी नहीं चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि अगर मुझे छोड़ना ही है तो किसी भी क्षण, जैसे कि मैं 11 बजे गया, 12 बजे गया, ये खाली मैं समय बोलता हूं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ना बापा 12 बजे अब नौकरी और पढ़ने के लिए नहीं जाना है, बस इतने तो मुक्त हो ही गए। तो मुझे लगता था कि चलो 12 बजे गए, 1 बजे मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, बस मैं अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं 1 बजे छोड़ दूंगा। तो खाली मैं इतना सोचता था तो भी मजा आता था कि चलो मैं 12 बजे जाता हूं और 1 बजे मैं नौकरी छोड़कर चला जाता हूं और फिर कभी नहीं आऊंगा नौकरी करने। खाली मैं इतना सोचता था, अभी तो गया भी नहीं, अभी तो छोड़ा भी नहीं। इसके साथ मुझे एक बात और स्पष्ट हो गई, मैं अभ्यास करने लगा कि ऐसा क्या है, मैं ऐसा कहता हूं कि मैं 1 बजे 12 बजे जाता हूं, 1 बजे मैं छोड़ दूंगा, तो इसके साथ इतना मजा क्यों आने लगा, प्रसन्नता क्यों आने लगी? उसका मैं कारण को कि उसके साथ जो मुझे प्रकट हुआ वो ऐसा प्रकट हुआ कि प्रत्येक दिन को ऐसा जिया जा सकता है जैसे अंतिम दिन हो। समझ लो कि आज मेरा अंतिम दिन ही है, तो मेरे लिए 2 रास्ता है, या तो मैं रोता धोता रहूं कि हाय मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, और मैं मर ही जाऊंगा, रोऊं चाहे ना रो, ये बात स्पष्ट है। तो मुझे जो मिला वो मिला कि प्रत्येक दिन को ऐसे जीना है जैसे आज का दिन अंतिम दिन है, तो उससे जीवन की प्रगाढ़ता में प्रवेश किया जा सकता है। तो ये सूत्र मुझे वहां प्राप्त, पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा, पढ़ाता तो नहीं था मैं बच्चों को, क्योंकि फिर पढ़ाने जैसा कुछ था ही नहीं, और बहुत अद्भुत शिक्षण के जो रहस्य, जो मेरे भीतर शिक्षण पड़ा था, शिक्षण, तो उसका जो दर्शन है शिक्षण का, मैं सच में बाय हार्ट अगर मैं कहूं तो मैं सीख सकता, हृदय से सीख सकता। तो मेरे भीतर जो शिक्षण की कला थी वो उसी में प्रकट होने लगी, क्योंकि अभी तक मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा था। अब ये जो स्कूल मेरे हाथ में आई तो मुझे पढ़ाने में रस चला गया, जरा भी मजा ना आए पढ़ाना ऐसा। और इसका कारण था, और बहुत अच्छा था, कि 50 लड़के जहां बैठ सके इतना क्लास हो, उसमें 70 लड़के बैठे हो, 30 लड़के जहां बैठ सके वहां 50-60 लड़के बैठे हो, क्लास में इतनी भीड़। और मुझे क्या होने लगे, जबरदस्त सफोकेशन, सांस लेने में भी तकलीफ पड़े। अगर मैं क्लास में सांस लूं, और लड़कों में क्या होता है कि पसीने, क्योंकि कहां से गांव, अलग अलग गांव, दूर दूर गांव से बच्चे आते थे, तो वो कई बच्चे तो 1-2 घंटा बस में लगता था आने के लिए, जाने के लिए, इतना समय लगता था, दूर गांव से आते थे बच्चे। तो पसीने की बू आ रही है, या जो सर में कुछ ऐसा तेल डाला है उसका एलर्जिक सेंसेशन मुझे हो रहा है। तो मुझे ये भी वहां हो रहा था कि नहीं, सांस में तकलीफ पड़े, बोलने में तकलीफ पड़े, लेकिन मैं पूरा का पूरा, जिसे हम कहे पीड़ा, पेन, डिस्कंफर्ट, असुविधा, पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस, ठीक न लगे कुछ भीतर, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ 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 चलता रहा। तो मुझे जो शिक्षण का दर्शन था वो ऐसा दर्शन था कि इस शिक्षण से ऊपर का शिक्षण नहीं हो सकता। ये इसके जो शिक्षण का मुख्य आधार है, पढ़ाना। पढ़ाने का क्या अर्थ है, मैं अपने से पूछता था, क्या पढ़ाने का अर्थ है, क्यों पढ़ाते हैं हम? तो मुझे पहले तो ये बात स्पष्ट हुई, जब बच्चे शोर बकोर करते थे, मैं जाता था उन लोगों के बीच, अगर कोई शांत ना रहा बच्चा तो मुझे भीतर से अच्छा नहीं लगता था कि मैं उससे कहूं कि तू शांत हो जा, शांति से बैठ जाओ। मैं अपने को खोजता था कि नहीं, अभी मेरी तरंगे उसे छूती नहीं, अभी वो शांत नहीं हो रहा है, उसमें अभी अशांति भरी है। हम तुरंत बच्चे को बिठा देते, आवाज मत करो,
शांति से बैठ जाओ। मुझे अवैज्ञानिक लगता था ये बात कि नहीं, बच्चों के भीतर बहुत शक्ति मैंने देखी, बहुत ट्रेमेंडस शक्ति। मैंने जो वहाँ जो बच्चे आते थे वो किसान के बच्चे थे, तो उसमें स्टेमिना भी ज़्यादा था, या वर्कर के बच्चे और जिसका शारीरिक श्रमजीवी कुटुंब में से आ रहे थे बच्चे, तो उसका शारीरिक स्टेमिना इतना जबरदस्त था। मैं आपको एक बात कहूं कि कभी फ्री पीरियड हो या मैं जल्दी चला जाऊं स्कूल में, ऐसा होता नहीं था कभी, मुझे जाना अच्छा ही नहीं लगता था, लेट ही जाता था, लेकिन कभी चला जाऊं और लड़कों के साथ में क्रिकेट खेलूं या उसकी क्रिकेट देखूं, तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, एक हाथ समझ लो कि लेफ्ट हाथ उसका पूरा फ्रैक्चर होगा, उसके पास एक ही हाथ है राइट हैंड से वो अगर बैटिंग कर रहा है तो भी बच्चे उसे आउट ना कर सके, राइट हैंड से वो बैटिंग करे, फोर लगाए, इतना जोर से मारे। तो मुझे इसके साथ बहुत कुछ ऐसा होता था कि ये बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा तैयार किया जा सकता है, नेशनल लेवल की गेम है उसमें ये बच्चे जा सकते हैं, इतना इसके पास स्टेमिना है, ये सारा दिखता था। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूं, ये सब मैं देखता था कि ये बच्चों में स्टेमिना ज्यादा है, मैं ऐसा कर सकता हूं, फिर भी मुझे अंदर से ऐसी आवाज आती थी कि नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ करना नहीं। ये जो शिक्षण क्षेत्र है, मैं बहुत सीमित फील करने लगा, सीमित। मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, जीवन का जो अब समय है जो भी, उसका आगे कुछ उपयोग करना है, इसी में नहीं रहना, इसी में ठहरना नहीं। फिर भी मैं बच्चों को मार्गदर्शन देता था कि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे थे उसको मैं कहता था कि आप इस तरह से इस पे काम करो तो आप आगे जा सकते हो। लेकिन वो भी मैं देखता था कि अभी वो बच्चे इतना, मैं ग्रास्पिंग नहीं देखता था, अभी तरस नहीं देखता था। समझ लो कि मैं उसे स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहा हूं, तो मैं देखता था कि वो लोग इतने अभी तैयार नहीं कि चलो स्पोर्ट्स की कंपटीशन के लिए तैयार हो, वो इतना सुनते नहीं मुझे। तो फिर मेरे भीतर से कोई मुझे खींच लेता था कि जब पहले देखो सामने वाला तुम्हें सुन रहा है, उसकी इच्छा है, तुम जो कह रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। जब शिक्षक हो जाते थे, मैं शिक्षकों को देखता था, सुबह से आकर एडवाइस चालू हो जाए, ये योग्य नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। शाम तक एडवाइस बच्चों को दी जाती, और कोई मानता नहीं था, कोई सुनता नहीं था, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी होकर आए। मैं भी वही था, मैं इन बच्चों से भी मेरा गया बीता हाल था। मैं कभी क्लास में बैठने को पसंद ही नहीं करता था। मैं कैसे बाहर निकलूं, स्पोर्ट्स में जाऊं, ऐसी वैसी एक्टिविटी में चला जाऊं, किताब अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं बच्चों को देखता था कि बस खाली ये, और किताब भी कहाँ पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा देखता था कि चलो ये लोग आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो पढ़ भी कहाँ रहे। जो ये बच्चे, इनका समय श्रम में तो गया ही नहीं, श्रम में घर से वो लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ पढ़ते कहाँ हैं, क्या करते हैं ये बच्चे। पूरा दिन मैं देखता था, मुझे देखता था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भीतर से ऐसा उखड़ा, तो मैं क्या इन बच्चों को दे पाऊंगा। ये भी मैं अपनी ओर देखता था, तो ये भी मुझे होता था। तो मैं ये देखता ही गया, इसके साथ साथ एक अद्भुत शिक्षण की झलक मेरे सामने आने लगी कि अगर तुम्हें किसी को समझाना है, कुछ भी बात समझानी, तो पहले ये तो देखो कि वो समझने को तैयार है, जो तुम कह रहे हो वो सुनने को तैयार है। अगर वो सुनने को ही तैयार नहीं, समझने को ही तैयार नहीं, तो ऐसे लोग के पास बोलकर करोगे क्या। मुझे जो स्पष्ट होती गई भीतर से बात, वो रोज यही बात स्पष्ट होने लगी कि ना, मैं ऐसे समुदाय के पास कभी नहीं बोलूंगा जो सुनने को तैयार ना हो। और ऐसा मैं पढ़ाऊं ही क्यों जो इंटरेस्टिंग ना हो, जीवन के साथ संबंधित न हो, ऐसा पढ़ाऊं क्यों। मैं आपको एक घटना कहूं, उसमें ऐसा हुआ कि परीक्षा आती है तो जो सुपरविजन होता है सारे शिक्षक करते, हम सब उसमें से निकले।
फिर मैं तो धीमे धीमे, मुझे तो जैसे जैसे ऐसा लगता था कि अब मुझे छोड़ना ही है, तो एक अद्भुत मस्ती पकड़ रही थी मुझे भीतर से, एक अद्भुत मस्ती, बस जाना ही है, आज लास्ट दिन है या कल लास्ट दिन या परसों। भीतर से मैं उस क्षण की राह देख रहा था कि भीतर से जो वो शक्ति आ जाए कि बस मैं निकल ही जाऊं। तो मैं एक अद्भुत मस्ती में रहता था। जब मेरा सुपरविजन का जिम्मेदारी आई, मैंने कहा चलो जाना ही है तो एक खेल खेल के जाओ। मैंने क्या किया कि जो अंध लोग पे मोतिया का ऑपरेशन कराते हैं ना, कैटरैक्ट का ऑपरेशन, उसके बाद चश्मा आता है, ऐसा चश्मा था मेरे पास एक, मैंने वो लगा लिया ताकि मैं क्या कर, मैं भीतर से आंख बंद कर दूं, लेकिन काले चश्मा, मैं खाली ऐसे ऐसे, आंख मुझे खोलनी भी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं काले चश्मा पहनकर यहां वहां देखूं। मैं खाली देखता था कि फियर कैसा होता है, साइकोलॉजिकल फियर होता है, मानसिक भय कैसा होता है, कि बच्चे डरते थे कि सर हमें देख रहे हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे कॉपी नहीं कर सकते थे। मैं तो खाली बैठा बैठा, आंखें भी बंद, मैं तो खाली बैठा बैठा थोड़ी देर यहां देखूं, ऐसा करूं, खाली नाटक करूं। मैं देखता किसी को नहीं था, आंखें बंद। और ऐसा सुपरविजन मैंने लंबा किया। फिर इसमें जब एक मीटिंग हुई प्रिंसिपल के साथ, तो प्रिंसिपल ने मुझे ऐसा कहा कि हमने सुना है, देखा है कि आप लड़के कॉपी करते फिर भी आप कुछ कहते नहीं। और ऐसा भी हुआ, एक ऐसे विद्या जिसमें रीटेस्ट के लिए आते हैं, 10th स्टैंडर्ड की एक रीटेस्ट थी, जिसमें मैंने देखा उसमें 15-17 बच्चे होंगे। उसका मैंने खाली बर्थ डेट देखी। उस समय मेरी उम्र थी 24 साल। अब ये जो लड़के थे फेल हो 7 बार 8 बार, सब बच्चे मुझसे बड़े। मैं जितना देखूं, मैं सुपरविजन करने का, मैंने इन लोगों को बहुत हंसाया। नहीं तो बहुत सीरियस वातावरण होता है 10th स्टैंडर्ड का, सुपरविजन बोर्ड का। तो मुझे दिया गया सुपरविजन कि आप जाओ। तो मैं गया, मैंने देखी सारी की बर्थ डेट, कोई मुझसे 2 साल, कोई 3 साल, और सब फिर काम में लगे रहे थे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई गोला बेच रहा है। लेकिन जब 10th की एग्जाम आती थी तो वो लोग देने आते थे। तो मैंने पहला वाक्य ऐसा कहा, मैंने कहा देखो आप सब मेरे वडील है। जन्म तारीख से देखा जाए तो मेरी उम्र इतनी 24 साल। तो सबको लगा सर आप इतने छोटे हैं। मैंने कहा हाँ मैं 24 साल का, और आप लोग तो मुझसे इतने इतने बड़े हैं। तो मैं बच्चा हूं आपका, तो मैं तो आपको कह नहीं सकता कि आपको चोरी नहीं करनी, आपको ही संभालना है। मैंने देखा क्लास में कि हम कहते चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी। मैंने वो देखा कि ये बच्चों को अगर मैं गाइड दे दूं कि आप चले जाओ, और यही करते थे बच्चे, यूरिनल में चले जाए, गाइड वहां पड़ी होती है। अगर आप सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आप अनजान है, खाली मैंने ही दर्शन किया है सत्य का, ऐसा नहीं। अगर आप उसी वक्त आप जाओ ऐसे यूरिनल में जाओ, तो यूरिनल में आपको लगे किताब की दुकान हो, ऐसा लगता है यूरिनल। इतनी किताब होती है, कॉपियां होती है, आगे पीछे छिपाई हुई। लड़के जाते थे कि सर, मैंने कहा हाँ जाओ, मुझे पता था क्या हो रहा है। वो जाते थे वहां, कॉपी लेकर आते थे। मैंने देखा कि अगर मैं उसे किताब दे दूं तो भी ये लोगों को पता नहीं कि कॉपी भी कैसे करनी है, क्या लिखना है। वो ऐसे ही गड़बड़, क्या प्रश्न क्या पूछा गया है, जवाब क्या लिखा, मार्क भी नहीं देखते। 1 मार्क का प्रश्न है, लिखते ही जा रहे, लिखते ही। लेकिन मेरा इंप्रेशन, इन लोग सारे बच्चे मेरे दोस्त हो गए कि मैंने ना तो किसी को रोका, करो कॉपी, चलो कॉपी से भी अब तो आप वडील हो चुके हो, अब तो निकल ही जाओ 10th से। मैंने कोई रोका नहीं, मैंने गाइड भी दी कि कई बच्चे थे, मैंने कहा ये आंसर है, देखो यहां से। अब मेरे पर जब ऐसा मुझे बुलाया गया कि आपने कॉपी करवाई है, तो मेरे भीतर से एक मस्ती आई उसी समय। मैंने कहा सर, सारी पूरी मीटिंग थी, मैंने कहा सर मैं एक शिक्षक, और मैं शिक्षक मजबूर, मैं हमेशा बोलता था, भीतर से एकदम फोर्स आता था, मैं सदा कहता था मैं सर शिक्षक मजबूरी के कारण नहीं हुआ, मैं शिक्षक, मुझे रस ही था कि मैं शिक्षण में जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं। मैं आकर ऐसा देखता हूं हमारा शिक्षण कि पूरा शिक्षण कॉपी है। चलो आप कहते हो परीक्षा में आपने कॉपी करवाई, मैं कहता हूं पूरा शिक्षण कॉपी है।
मैंने उदाहरण दिया और मैं ये खुद फील करता था। मैं खाली बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं न्यूटन का लॉ पढ़ा हूं एज अ टीचर, शिक्षक के नाते मैं कहता हूं कि जब मैं न्यूटन का लॉ लिखूं या आर्किमिडीज का लॉ लिखूं बोर्ड के ऊपर, मुझे भीतर से कोई पूछता था कि तू जानता है सच में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ये तूने जाना? तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने नहीं जाना वो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरा कोई अनुभव नहीं, जो मुझे तैयार करने में कंटाड़ा आता है वो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ऐसा मेरे भीतर आता था। तो मैंने कहा कि न्यूटन ने खोजा था, हमने कहां खोजा? कि आर्किमिडीज ने खोजा था, हमने कहां जाना? हम तो खाली ऐसे तोते की तरफ रट लेते। उसने कहा ये आपकी जो भी फिलोसॉफी हो वो आपके पास रखो। वो भी बात ठीक थी। उन लोगों ने वो जो भी हुआ एकदम अच्छा हुआ। मुझे ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर मुझे शिक्षण में भी काम करना है तो मुझे इस ढांचे में नहीं रहना। मुझे कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं चाहिए। मेरा और बच्चे का संबंध अगर शिक्षण के नाते हो रहा है तो डायरेक्ट होना चाहिए। मुझे बीच में कोई व्यवस्था नहीं चाहिए ऐसी। लेकिन ये मेरे भीतर से जो आया, मैंने शिक्षण के बारे में ऐसा ही कहा कि हमारी पूरी सर, आपको जो मुझे पनिशमेंट करनी हो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कॉपी करवाई है ऐसा नहीं, लेकिन मैंने किसी को रोका नहीं। जो करते थे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, वो भी सुन लो आप, कि अगर आप कहते हो कि आपने कॉपी करवाई, हम न करवाते हैं वो किसके लिए? तो हम सुपरविजन किसके लिए कर रहे हैं? कि बच्चा कॉपी करके पास न हो जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं सर कि जितने भी बच्चे मेरे क्लास में थे उसमें से एक भी पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसका पेपर उसी समय देखा है। वो कहते थे कैसे आपको पता चला? मैंने कहा उन लोगों का जो लिखने का ढंग था, मैं पेपर की प्रैक्टिस करके आ रहा हूं कि इस तरह से अगर आप पेपर लिखो आप पास नहीं हो सकते। और वही हुआ, रिजल्ट आया तो कोई पास नहीं। और बच्चे मुझसे खुश कि सर ने हमें कॉपी करने में रोका नहीं। मैं सर को यही कहता था कि देखो हमारा इंटेंशन तो इतना ही है ना कि बच्चे पास नहीं होने चाहिए। तो बच्चे पास न हुए, कॉपी की छूट थी। मैंने कहा जाओ यूरिनल में आपकी चिट्ठी लेकर आओ, पकड़े नहीं जाने चाहिए। मैं नहीं पकड़ूंगा, लेकिन ऊपर का कोई आए तो फिर आप जाना और वो जाने। लेकिन क्योंकि सारे बच्चे ऐसे थे, देख के ही डरे, क्योंकि सारे अलमस्त अपना काम धंधा करके आते थे, तो सारे अलमस्त को देख के ही डरे। ऊपर का सुपरवाइजर आए, वो कहे आप ठीक चल रहा है? मैंने कहा हो ठीक चल रहा है। उसकी हिम्मत न चले कि ये रिपीटर है, उसमें मैं आके कुछ जरा, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ होगा तो ये बस स्टैंड तक पहुंचेगा नहीं, बच्चे ऐसे। और जब रिजल्ट आया फिर तो मैं आचार्य से बात करता था कि देखो मुझे तो रहना ही नहीं, देखना आप, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आप बात कुछ और कर रहा हूं, काम कुछ और करूंगा, देखना आप, मैं आज हूं कल नहीं। मैं खाली अनुभव लेकर जा रहा हूं यहां से कि ये इस शिक्षण के लिए मैं यहां नहीं आया। मुझे शिक्षण में मेरी भी प्रामाणिकता चाहिए, विद्यार्थी की भी प्रामाणिकता चाहिए। मुझे ऐसा बच्चा चाहिए पढ़ाने के लिए, मुझे ये स्पष्ट हो गया। अगर मुझे पढ़ाना ही है आगे के भविष्य में तो मुझे बच्चा ऐसा चाहिए जो पढ़ने को तैयार हो। अगर पढ़ने को तैयार नहीं तो मैं पढ़ाने को तैयार नहीं। ये बात वहां स्पष्ट हो गई। इसके साथ साथ जब हम विपरीत परिस्थितियां भी ठीक से जीते तो बहुत, ऐसा नहीं कि दुख ही होता है, मजा भी इतना होता है। जब मुझे पहला मकान मिला तो मुझे ऐसा भीतर से भाव आया कि पूरी रात में भूत के साथ रहा। पहली रात पूरी ऐसी थी जिसमें मैंने अनुभव किया कि मेरे पास एक लाश पड़ी है, अंतिम समय चल रहा है उसका, सांस निकलती, अभी निकली, वो कणस रहा है, ऐसा ओंकार हो रहा है और निकल ही जाएगा आज। और फिर भी मेरी रात पसार हो गई, इतनी सुंदर प्रभात आ गई, मुझे घर मिल गया। तो मुझे याद आया कि नहीं, प्रसाद बनाकर खिलाना चाहिए। अब कॉलोनी में मैं देखूं तो सारी लड़कियां, स्त्रियां, मैंने कहा आज पहला दिन है और मैं किसी स्त्री को बुलाऊं कि आप प्रसाद ले जाओ, मैं માંડ मकान मिला है। सब समझ सकते हैं कि ये तो लाइन मारू टीचर है, अभी तो आया है। मैंने कहा ना, मकान मिला वही बहुत है, ऐसा नहीं करना है, प्रसाद नहीं दे। मैं कुत्ता देखूं, कोई मेरे पास आए नहीं, क्या कारण था पता नहीं। मैंने कहा चलो शीरा बना तो दो। अब क्या हुआ था,
मैं डुमरा छोड़ के, आगे का गांव छोड़ के मैं चला आया था इस गांव में। अब उस शायद 20-25 दिन का फासला होगा जब मैं सारा सामान लेकर आया। उसमें मेरा एक अट्टे का डब्बा था, मैंने देखा नहीं ठीक से शाम को, मुझे ये भी पता न चला कि 25 दिन के बाद अट्टा में वो हो जाता है, करोड़िया का जाड़ा हो जाता है या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है। मुझे तो पहला अनुभव था। मैंने कहा चलो बना दो, शीरा ही बनाए। अब उसी वक्त मेरा एक टीचर, स्कूल का टीचर, वो आया। वो मुझे बहुत प्रेम करता था, एकदम प्रेम, हृदय से वो मेरी संभाल रखता था। और ये घर खोजने में उसने मेहनत भी बहुत की थी कि कहीं भी, वो बहुत मेरे लिए बहुत घूमता था कि यहाँ उसका मिल जाए घर, वहां मिल जाए। वो सारी कॉलोनी में मेरे लिए ट्राई करता था। तो वो आया कि तुझे कुछ जरूरत तो नहीं। मैंने कहा तू बैठ, मैं प्रसाद बनाया है, हम दोनों खाएंगे। मैंने बनाया शीरा। अब बहुत दिनों के बाद बनाया शीरा। बना तो सही, पानी डालूं तो लोट कड़क हो जाए, घी डालूं तो एकदम ढीला हो जाए, फिर पानी डालूं, ऐसा करते करते बन गया आखिर। अब हुआ क्या, मैं तो ऊपर ऊपर से ऐसे करता था, हाँ मीठा हो गया था, बस मीठा हो गया शीरा। तो मैंने तो उसे निकाल, वो कहते थे कि जल्दी में हूं जरा। मुझे, वो साइंस टीचर था और साइंस टीचर सारे ट्यूशन के पीछे होते हैं स्कूल में। साइंस टीचर की जॉब है, यहाँ पूरे ट्यूशन मिल जाएंगे ऐसे वैसे। मैंने कहा ना बापा, स्कूल का टाइम भी मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूँ कि मेरा आधा पगार और आधा काम, मुझे पूरा दिन भी नहीं रहना। रिसेस के बाद मैं रहना ही नहीं चाहता स्कूल में। अब कहाँ पढ़ाऊँ, आज नहीं चाहिए मुझे, पगार चाहिए नहीं, पेंशन। और अगर बच्चों की और कमानी आएगी तो मेरे पाँव रोक के रखेगी, ये मुझे चाहिए नहीं, जल्दी जल्दी मैं भागूं यहाँ। तो वो साइंस टीचर था, उसने कहा मेरे बच्चे मेरी राह देख। मैंने कहा तू 1 मिनट, अभी बन गया है शीरा। मैंने उसे दिया। वो तो बेचारा शर्म का मारा खा गया, मुझे पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगा उसे अच्छा लगा और वो शर्म से नहीं ले रहा है। तो मैंने कहा ना ना ऐसा नहीं, तू अभी और थोड़ा ले। मैंने दूसरे, उसे कहा ना ना बहुत हो गया। मैंने कहा ना ना थोड़ा ले ले, बहुत है मेरे लिए, काफी है, पूरी रात चलेगा ये शीरा। वो दूसरी बार खा गया। तो मुझे लगता है ना ना अभी तुझे। और वो भी चलकर जाता था। हम दोनों ऐसे टीचर थे, चलकर स्कूल में जाते थे। मेरा 10 किलोमीटर का अंतर था। गांव जो स्कूल थी उससे मेरी लास्ट कॉलोनी थी। एक शहर के एक पार स्कूल थी, शहर के दूसरे पार मेरा घर। और वो भी कॉलोनी में एंड में, कि जहां सारी उकरड़ा का हिंदी क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन सारे कचरे वहां डालते थे मेरे घर के पास। मैं आराम से देखो, वाह ये स्त्री आई, उसने ये फेंका, ये स्त्री। जितनी स्त्रियां थी मैं देखता था कि वो आके कुछ ना कुछ, बाहर से कोई देखे तो उसे लगता था कि हाँ ये स्त्री को देख रहा है, लेकिन मैं स्त्री को नहीं देख रहा था। वो क्या फेंक रही है मेरे घर के पास, वो देखता था। तो पूरा उकरड़ा जमा। अब मैं गटर देखो तो सारी गटरें वहां इकट्ठी होती थी। मैं उसका भाव करवाता था तो वो कहते थे 4000। मैंने कहा इसका ऊपर का ढांकड़ का 4000 हो। मैंने कहा चलो 1300 रुपये में ये काम नहीं होगा, गटर को खुली ही रहे। तो हम ऐसे सीख सकते, जो चलकर जाते थे चलकर आते थे। तो मुझे लगा नहीं अभी तो तुझे चलकर, वो भी दूसरी कॉलोनी में रहता था। मैंने कहा नहीं नहीं थोड़ा तो, वो मुझे कहता रहे, ऐसा रोने जैसा मुंह हो गया उसका कि ना ना। मैंने कहा ना ना थोड़ा खा ले। मैंने फिर उसके उसमें डाला, उसने खा लिया, वो चला गया। मैंने कहा चलो अब मेरी बारी, मैं आराम से। मैंने डाला शीरा, मैंने अपना ही कोर मेरे मुंह में डाला। शीरा भीतर उतरे ही नहीं, अंदर गोड़ गोड़ घूमता रहे। इतना चिकास कि वो यहां से निकालू, संसारी यहां से निकालू, यहां चोट जाए, यहां से निकालू, यहां ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए। जो आंख की कसरत करवाता हूं, अप डाउन लेफ्ट राइट, 8 दिशाओं में घूमे, लेकिन वो स्टमक में ही जाए नहीं। तब मुझे पता चला कि हाँ बाप, इसकी क्या हालत हो गई होगी। मैं दूसरे दिन स्कूल में गया, मैंने देखा वो शिक्षक नहीं था। मैंने कहा वो शिक्षक आया है? उसने कहा ना वो नहीं है। 2-3 दिन गए, मैंने कहा कि नहीं अब तो एड्रेस लेना पड़ा। मुझे तो डर लगने लगा कि वो है या गया। मैं पूछता था कि कैसे, तो फिर मुझे समाचार मिला कि उसकी तबीयत। फिर एक वीक के बाद वो आया स्कूल में। जैसे मुझे देखा, मैंने कहा चाय पीने चलना है कि तेरा मैं आज के बाद तेरे हाथ का मैं कुछ नहीं लूं। मैं 7 दिन तक मेरी जो पेट की तकलीफ, मैंने उसे समझाया, देख
मैंने पुण्य का काम किया, मेरे लिए भी तेरे लिए भी। उसने कहा क्या खाक पुण्य? मैंने कहा देख, तूने मेरा सिरा खाया और इतनी जो दवाइयों का खर्च हुआ, इसके कारण जो तू ये गलत कमाई है ट्यूशन की, तो ये तेरी इसमें चली गई देख। और अभी तुझे इतना कोई बड़ा दर्द नहीं हुआ, ठीक है पेट दुखा 7 दिन, कि 7 दिन मैंने जो तुझे याद किया है, घटना अद्भुत। ऐसी घटना ऐसे बने, समझ लो कि मैं जा रहा था, पहले दिन स्कूल का समय। अब जैसे बच्चे मुझसे फेमिलियर होते जा रहे थे कि हमारे स्कूल के टीचर है, और मैं चल कर जाता था, चल कर आता। अब लड़कों का पूछने का ढंग ऐसा, समझ लो कि 8वीं कक्षा का विद्यार्थी जा रहा हो साइकिल से। अभी वो साइकिल कैसे चला रहा है, बड़ी साइकिल है, तो वो ऐसे उस पे खड़ा होके वो पैडल मार रहा। फिर मुझे पूछता है आओ, मैं समझ नहीं सकता था ये क्या। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी मजाक करता होगा। मैं कहता हूं मैं ऐसा हंसकर ऐसा कहता, तो वो दूसरी बार आओ। मैं रोज ये सोचू कि बच्चे जो भी जाए मुझे ऐसे पूछे आओ। मैंने कहा ये क्या, मेरा कोई नाम रखा हुआ है या मुझे कोई और बच्चे थे? क्योंकि मैंने भी बहुत, एक भी टीचर ऐसा नहीं था मेरी जीवन का, जब से मैं पढ़ा, मैं जहां तक पढ़ा, एक भी टीचर बाकी नहीं जिसकी मैंने मिमिक्री न की हो। मैंने सब, मुझे सबकी आवाज आए, सबकी स्टाइल, मैं इतने तक की, जैसा फ्री पीरियड हो तो लड़के सर को ऐसा करते थे कि सर आप जाओ, ये हिमांशु ले लेगा हमारा पीरियड। और मैं क्या करता था, मैं लड़कों को ऐसे पूछता था कि चलो मैं किसकी आवाज में तुम्हारा पीरियड लूं? तो कोई कहता था इस मैडम की आवाज में लो, तो मैं उसकी मैडम की आवाज में। कोई कहता है इस सर की आवाज में ले लो पीरियड, तो मैं उसके। फिर सर आ जाए तो मैं एकदम शांति से बच्चों के सामने बदल देता था आवाज। लेकिन मैंने सब लड़कों की, सब टीचर्स की मिमिक्री की थी। तो मुझे ऐसा, मैंने कहा अगर मैं इतनी मिमिक्री करके आया हूं, आज तक प्रोफेसर नहीं छोड़ा ना टीचर छोड़, तो ये तो वही होगा। इससे भी मुझे सूत्र मिला था कि ऐसे ही अगर आज कोई मेरी मजाक उड़ाता है तो वो ऐसे नहीं उड़ाता। बहुत साइंटिफिक रहस्य है स्पिरिचुअल साइंस का कि मैंने आगे किसी की मजाक उड़ाई है तब वो मेरी मजाक उड़ा रहा। तो मुझे लगा चलो ये तो मैंने यही काम किया है, अब मैं टीचर हुआ हूं तो ये बच्चों को करना। एक दिन मैंने एक बच्चे को रोका कि बेटा तू क्या कह रहा है? तो उसने कहा कि सर आप चलकर जा रहे हो। उसकी भाषा में कहा कि चलकर, और वो भी अपनी भाषा, एकदम वहां की भाषा होती है जो पटेल लोग बोलते, एकदम उसे कहते एक तो तोछड़ी भाषा बोलते, तोछड़ी ऐसे। तू कह भी कि कह दे कि चाली ने जातो तो मने तू बेही जा, इस तरह की भाषा होती है, एकदम रफ भाषा, लेकिन प्रेम होता है। तो मैंने कहा कि तू मुझे बिठाएगा? कि हाँ सर, चाली ने जाता तो मने तू बेही जा भाषा। मैं देखता हूं इतना 8वीं कक्षा का लड़का खुद खड़ा होकर साइकिल चलाता है, साइकिल भी बड़ी, और मुझे कह रहा है कि तुम पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा तू चला सकेगा? मैं बैठा भी, बाद में तो मित्र भी हो गए। फिर मैं उसे कहता चल मैं साइकिल चलाऊं, तू बैठ जा। उसे भी मजा आती थी, वाह ये टीचर तो बहुत अच्छा, मैं साइकिल चलाऊं उसके, वो मेरे पीछे बैठ जाए। या मैं भी बैठा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बैठा, लेकिन मैं बैठा इस तरह से घोड़े की तरह कि वो यहां फेंके तो ये पैर रख दूं वहां। और साइकिल भी जबरदस्त डेंजरस चले, मुझे अभी डर लगे, उसे तो सामने से ट्रक आता हो कोई डर न लगे, आराम से जाने दे वो साइकिल। लेकिन मैंने देखा प्रेम था उसमें। ऐसी घटना क्लास में होती थी। मैं पहले दिन क्लास में गया, अद्भुत घटना। उस समय में बाल छोटे रखता था और मेरे बाल करली थे, गोल 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 बाल थे। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने गुजराती में मुझे ऐसे कहा कि साहब तुम्हारा वाड़ रेड जेवा है। मैं तो दंग रह गया ऐसे मेरे सामने। मैंने देखा कि अभी तो मेरा आज पहला दिन, ये इतना छोटा सा लड़का। उसका कहने का मतलब ये था, रेड मतलब जो गेटा होता है, क्या कहते हैं, भेड़ बकरियां के जो बच्चे होते हैं, उसके शरीर पर ऐसे राउंड 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 बाल होते। मेरे वही ऐसे ही थे बाल, छोटे गोल गोल, तो ऐसे ही बाल होते थे। तो बातें, अगर कोई लड़का बातें कर रहा है, मैं उसे पूछता हूं क्या हो रहा है, लड़का आराम से खड़ा हो जाए, मुझे कहे साहब वो आके छे तुम्हारा वाड़ रेड जेवा है। अब मैं इसे क्या शिक्षा करूं? मैं ऐसा कहूं कि अगर मैं ऐसा कहूं आपको ऐसा नहीं बोलना है, लड़के और कहेंगे। मुझे बहुत
7-8 दिन ये सहना ही पड़ा कि लड़के जा रहे हैं, मैं चलकर जा रहा हूं, ये साइकिल पर जा रहे। तो लड़के कहते साहब नवा रेड जेवाय करली बार लिखते थे, मुझे कहते, मैं भी मजा लेने लगा कि ना ये ठीक है करने दो। 7 दिन के बाद बस नॉर्मल हो गया, क्योंकि रोज मेरे रेड जैसे बाल देखे वो नॉर्मल है। लेकिन जब नया शिक्षक आते थे तो वो रुलाते थे कि कोई नई टीचर आई थी उस समय जब मैं वहां था, लड़के क्या करें। पहली 2 बेंच के लड़के, मैं देखो इन लोगों की होशियारी कि लड़के सारे मिलकर मैडम के पैर देखे। मेरे साथ ये हुआ था और हमने भी किया था ये। मैं देखो सारे 2 बेंच की पहली जो रो थी वो मैडम के पैर दे। फिर मैडम पढ़ाए तो मैडम की आवाज थोड़ी ध्रुजे, लड़के कहे बेन, बेन कहते हैं गुजराती, बेन पग ध्रुजे से, गुजराती में वहां के बच्चे ऐसे कहे पग द्रोबेरा। मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं उससे पार था, ये बच्चे मुझे हैरान न कर सके। मेरे भी पैर देखे उन लोगों ने, मैं तो आराम से खड़ा रहा। ऐसा कहा कि रेड जैसे बाल है तो भी मुझे कुछ न हुआ। लेकिन ये मैडम एकदम घबरा गई, वो टीचर घबरा गई, वो एकदम घबरा गई। वो स्ट्रिक्ट होने जाए, ऐसे बच्चे ज्यादा देखे पैर, वो इतना घबरा गई कि क्लास में ही रोने लगी, आंखों में से आंसू जाने लगा, वो कंट्रोल न कर सके। और मैं देखूं कि ऐसी जो ट्रिक थी बच्चे की, तो मुझे ऐसा भी लगता था कि बच्चे कितनी होशियारी होती है, बच्चों में कितनी होशियारी। मैं एक अपना उदाहरण को कि मुझे 9th स्टैंडर्ड का मैं टीचर हो गया, मुझे 9th स्टैंडर्ड का क्लास टीचर बनाया गया। इसमें होगी 65, 65 या 70 की संख्या होगी उसमें, और क्लासरूम भीड़ भाड़ उसमें। एक दिन मैं गया, सारे के सारे क्लासरूम चालू हो गए। मैं गया मेरे क्लासरूम तक, क्लासरूम बंद था। तो मुझे लगा सारे के सारे क्लासरूम खाली चालू हो गए और मेरा क्लासरूम आज प्यून ने खोला नहीं, बाहर ताला। मैं देखूं बाहर ताला, पूरा का पूरा क्लासरूम बंद, शांत, बाहर ताला। मुझे लगा शायद प्यून भूल गया होगा। मैं ये भी नहीं सोचता कि इतने सारे बच्चे, अगर मैं खुलवाया भी, प्यून से खुलवाया तो मैं करूंगा क्या, कोई बच्चा मुझे दिखे नहीं। मेरी स्टैंडर्ड का एक बच्चा मैं देखूं तो मुझे स्कूल में दिखे नहीं। मुझे लगा ये गए कहां सारे। फिर भी मैं गया प्यून के साथ, प्यून को बुलवा के जब आया तो क्लासरूम खुला था, सारी खिड़कियां खुली। बच्चों ने क्या किया, उसमें वो नहीं था, खिड़कियों में बाहर नहीं था, पूरी खिड़की खुली थी। तो एक बच्चे ने क्या किया था कि वो आया, उसने हैंडल लगाया और खाली ऐसे ताला बाहर से बंद करके, ऐसे ताला में कुछ था ही नहीं, खाली उसने ऐसे लटकाया जैसे हम देखे तो लगे कि नहीं ये बंद है। और सारे इतना हंसे, इतना, जैसा मैं अंदर गया। मैंने सबको पूछा मजा आया, सबने कहा मजा आया एकदम। मुझे ये भी अच्छा लगा कि इन लोगों के पास कितनी नाटकीय ट्रिक है। मैं ऐसे देखने लगा, मुझे ऐसा, क्योंकि अब मेरे लिए जैसे जैसे समय जाता था तो मुझे वही बात होती थी कि आज छोड़ू, कल छोड़ू, आज छोड़ू। और इसके साथ साथ प्रगाढ़ता भी बढ़ती जाती थी। जो स्कूल के अनुभव होते थे, ऐसे कॉमेडी अनुभव भी बहुत होते थे इन बच्चों के साथ। ऐसे कभी सुपरविजन चल रहा हो बड़ा, और लड़कों के मैंने पंजे लड़ा कर देखा है, तो मुझे या तो हम दोनों बराबर ही कर सकते थे, इतनी ताकत वाले लड़के थे। हायर सेकेंडरी में पढ़ता, क्योंकि वो खेती के साथ जुड़े हुए बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, तो एकदम हाइट बॉडी वाले, स्ट्रांग। और मैंने बच्चों के साथ हाथ लड़ाकर, पंजा लड़ाकर भी देखा, तो मैंने देखा कि स्ट्रेंथ जोरदार है। लेकिन मैं एक बात को समझ लो कि मैं सुपरवाइजर की तरह बैठा हूं और एक लड़का डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट। मैंने कहा इसकी हिम्मत, मैं बैठा हूं सुपरवाइजर, वो मेरा कोई मूल्य नहीं। अच्छा, उसने मेरा अभिमान तोड़ा कि कोई सर तुम्हारे कुछ हम, वो डायरेक्ट जा रहा है। मैं उसे रोकता हूं, वो कहता है साहब मुतरवा जाऊंगा। मैं मुझे पूछूं कि अगर मुझे कोई ऐसा पूछे चालू क्लास में कि तू कहां जा रहा है, अगर मुझे पीपी करने जाना हो तो मैं क्या ऐसा कहूंगा कि मैं मुतर। और ये तो आराम से कोई डरे नहीं, लड़कियां बैठी है, लड़के, और कोई ऐसा भी नहीं कि कोई, मैंने देखा कि ऐसा भी नहीं कि कोई बच्चा ऐसे खड़ा होके उसके मुंह देखे या हंसे, आराम से सब अपना पेपर लिख रहे। तो मुझे लगा कितना नॉर्मल है ये कि जा रहा है, सर मुतरवा जाऊं, आराम से चला गया, आया।
अपना पेपर। मैंने जब मैं सुपरवाइजर था, ये भी अच्छी बात है कहने की, तो एक प्रिंसिपल एक बार मुझे कहा कि आपको इस तरह से सुपरविजन नहीं करना है। आप क्या हो या? मैंने कहा मैं सुपरविजन कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? मैंने कहा सुपरविजन। उसने कहा किस तरह से होता है सुपरविजन? मैंने कहा सर सुपरविजन का अर्थ ही है अपने को देखो। वो समझे क्योंकि मैंने आंख पर काले गोगल्स लगाए। उसने कहा कि इस तरह से बच्चे सारे कॉपी कर रहे हैं, वो अंदर आकर मेरे साथ झगड़ने लगे। मैंने कहा मैं सुपरविजन ही कर रहा हूं सर, आप ठीक से देखो। मैंने एक भी क्षण ऐसी नहीं मैं चूका कि मैं सुपरविजन न कर रहा हूं। फिर भी वो आचार्य भी मेरे मित्र थे, मित्र बन गए। उसने कहा तू दवे क्या नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा सर बच्चों को देखकर मैं करूंगा क्या? पहले मैं अपना तो सुपरविजन, मैं अपने को तो भीतर से ठीक करूं, तो मैं अपना सुपरविजन कर रहा हूं कि ऐसा नहीं चलेगा, तुझे खड़े रहकर करना है सुपरविजन। तो सुपरविजन ऐसा होता है, हम बाहर करते। मैं शिक्षकों को कहता था कि सुपरविजन ऐसा नहीं। वो कहता है तू तेरी फिलोसॉफी तेरे पास रख, हमें यहां 58 साल भी करना है और पेंशन भी लेना है, तेरी तरह नहीं। उसी स्कूल में एक बार मैं गया, क्योंकि नृत्य कला से तो संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, लेक्चर ही उसी पर है। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। मैं देखता था स्कूल में कहीं भी जहां कोई तैयार न हो जाने को, और ऐसी कोई बात आ जाए सब प्रेम पूर्ण हो जाए मुझसे। जब सब प्रेम पूर्ण हो जाए तब मैं अंदर से समझता था कि ऐसी कोई बात आ गई है जिसमें मुझे जाना है। सर ने बुलवाया कि एक सेमिनार है, उसमें तुम्हें जाना है, गुजराती का सेमिनार। मैंने कहा सर गुजराती का सेमिनार, मैं तो साइंस टीचर हूं। सर ने कहा क्योंकि जो वहां होते हैं टीचर तो सारे अपने अपने ट्यूशन में, सब अपने अपने काम, सब गृहस्थी थे, सारे संसारी थे मेरे साथ। हम 30 शिक्षक होंगे, 30 या 33 शिक्षक, उसमें सबसे जूनियर में था। फिर तो मैं ऐसी मजाक करता था क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर 1 to 33, मेरा 33 वहां नाम था, तो मैं तो कई बार काट के ऊपर लगता था। 1 से शुरू होता है, मैं 0 और ऊपर मेरा नाम लिख। कई बार प्रिंसिपल तो मेरे फिर मित्र भी हो गए थे, वो मुझे कहते तो क्या मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं करना है तुझे। मैंने कहा ऐसा सर मैं सबसे छोटा हूं, मेरा नाम पहला चाहिए। ऐसे भी देखो हम बच्चों के साथ कैसे, आप सबके बच्चे हैं, बच्चों के साथ आपने कैसे खेला है, तो मैं तो यार सबसे आपसे सबसे छोटा हूं तो मेरा नाम सबसे ऊपर चाहिए। ऐसी मजाक होती रहती थी। उसने मुझे बुलाया कि तुझे सेमिनार में जाना है। मैंने कहा सर गुजराती सेमिनार, मुझे अच्छा लगा कि चलो। उसने कहा, उसने मुझे प्रलोभन दिया कि देख 7 दिन तुझे छुट्टी, 2 दिन मेरी तरफ से तू आएगा, जाकर आओ, चले जाओ यहां से, और आओगे फिर 2 दिन ऐसे ही चले जाएंगे तेरे, तू जाके तो देख सारी राज्य के आए होंगे तुझे, तू तो ऐसे सब जहां कोई ना हो, समझ लो कि पीटी टीचर नहीं आया, वो मुझे भेज देते थे कि तू साइंस तुझे कहां ट्यूशन करवाना है, जा पीटी करवा। चित्र काम था वो मुझे भेज देते थे, फिर मैं उसका मजा लेता था। मैं बोर्ड पर ब्रूस ली दौड़ू, सर कहते थे ये आपने क्या दौड़ा, ऊपर क्या ड्रॉ किया? मैंने कहा ब्रूस ली। वो कहते थे ब्रूस ली थोड़ा दौड़ना है। मैंने कहा फ्री पीरियड था सर, मैं थोड़ा ड्राइंग टीचर हूं कि कमल का फूल ही ड्रॉ करना है। तो उसने मुझे कहा तू चला जा गुजराती, तुझे तो गुजराती में भी इतना ही साहित्य में रस है तेरा। मुझे जरा भी रस नहीं था, लेकिन कौन इंप्रेशन बिगाड़े। मैंने कहा चलो चले जा। और एक बात मैं आपसे कहूं, अब तो मैं प्रवीण हो जाता था, हो जा रहा था स्पिरिचुअल साइंस में, तो जैसा ऑर्डर आया मेरे भीतर से एक नृत्य चालू हो गया। मुझे जैसा उसने, अभी तो मैंने कवर देखा भी नहीं कि एकदम मजा आने लगा। सर ने कहा तुझे जाना है। मैंने कहा सर 2 दिन के बाद जाना था। मैंने कहा सर तैयारी करनी पड़ेगी, मैं तो आज ही जा रहा हूँ। कहा आज तो तुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना ना सर, इसमें गुजराती में कहाँ हूँ टीचर, मैं तो गुजराती का टीचर नहीं, मैं साइंस टीचर हूं, तो कुछ तो तैयार करके जाऊं। 2 दिन भाग गया मैं, और मुझे जाना था। जो ऑर्डर था वो था शामड़ा जी का। शामड़ा जी यहाँ का स्थान गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के बीच। और मैं आपसे कहूं, जब जमीन तुम्हें बुलाती है, जमीन या वातावरण या जमीन से तुम्हारा संबंध होता है, ये इसका लक्षण था।
मुझे एकदम भीतर से ऐसा उत्साह लगे, मजा आए कि कब मैं चला जाऊं, कब मैं शामળાજી पहुंचूं। सुबह का समय में बैठ गया बस में, भुज से जो बस आ रही थी हिम्मतनगर। अब मैं घटना कहूं, जैसा एक पॉइंट आया, खास पॉइंट, वो भी मुझे पता था, जैसा पॉइंट आया वो मैं भीतर देख ही रहा था, अपने से संबंध था, भीतर चल रहा था जो भी, उससे एक पॉइंट आया कि मेरे भीतर कुछ स्वर सुनाने चालू हो गए, राग सुनाना चालू हो गया। वैसे बहुत दिनों के बाद ये घटना मेरे साथ हुई कि एक राग सुनाने लगा, उसके स्वर सुनाने लगे। जैसे जैसे हिम्मतनगर नजदीक आने लगा वो स्पष्ट होने लगा। उस समय तो मैं उस राग के नाम से परिचित नहीं था, मैंने इस तरह का ढंग था उसका, जागूं मैं सारी रैन, लागे तो से नैना, लागे तो से नैना, जागूं मैं सारी रैन, जागे लागे तो से नैना, लागे तो से नैना। इस तरह के स्वर भी मुझे पता चल गया कि भूपाली में द कोमल था, द सा रे ग प द सा ध प ग रे सा। अब तो मैं आपको कह सकता हूं, जैसे ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाए। ये राग था, और वो राग ऐसे ही उसके स्वर मुझे सुनाई पड़े, मुझे एकदम प्रिय राग। यानी बहुत समय पहले एक गांव में जब मैं छोटा था तब ये राग सुना था, इसके साथ ये कवाली थी वो मैंने जानी थी उस समय, और इतने सालों के बाद ये स्वर फिर से मेरा पीछा करने लगे। और जैसे 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 हिम्मतनगर नजदीक आता गया वो राग मुझे स्पष्ट होता गया। बाद में मैंने बहुत संगीतकारों से ये राग का नाम पूछने की उस समय जानने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई मुझे ठीक से जवाब नहीं दे पाया। बहुत लोगों ने नाम बताए, लेकिन मैं भीतर से पता था कि ना, ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से कह देते थे। मैं इस राग से प्राण से जुड़ा था। बहुत समय के बाद जब मैं कर्नाटक के क्लासिकल संगीत के संपर्क में आया, यहां आया, तब मुझे पता चला कि इस राग का नाम है भूपालम। भूपाली में ध कोमल कर दो तो ये राग हो जाता है, या इसे वसंती राग इस नाम से भी जाना जाता है। और ये नृत्य सब रचनाओं का राग है। दक्षिण में इसका बहुत उपयोग है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी रचनाएं कृष्ण की कि जो इस राग में आधारित, और वो राग मुझे वहां सुनाई दे और मुझे इतना भीतर से आकर्षण हो शामળાજી का कि मैं कब पहुंचूं। और ऐसा था कि जब मैं शाम को हिम्मतनगर पहुंचा, शाम हो गई थी और मुझे पहुंचना था शामળાજી। तब एक टैक्सी थी जिसमें सबको भर के ले जा रहे थे। मैं रह ही नहीं सका, टैक्सी में बैठने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़। फिर भी मैं जैसी जगह मिल गई मैं घुस ही गया। ऐसा ताकत तो जोरदार थी, मैं घुस गया अंदर। मैंने कहा ना ना, पहुंच ही जाना है। और मैं एक बात कहूं कि जब तुम्हारा जमीन से लगाव होता है या वातावरण से लगाव होता है, तो वो ऐसा लगाव है कि जैसे आप देख भी नहीं सकते, प्रदेश नहीं देख सकते, बाहर आंख से, इंद्रियों से आप संपर्क नहीं कर सकते, फिर भी जमीन, वातावरण जीवंत है। ये कोई मृत नहीं, जमीन मृत नहीं, हवाएं मृत नहीं, जो हमें जीवन देती है। जिस पृथ्वी पर इतने वृक्ष उगाते हैं, जिस पर हम चलते हैं, हम अपने को जीवंत मानते हैं, तो आप किस तरह से लेते हो? और जो सन्यासी है, जो ध्यान भक्ति से परिचित है, जो डूब रहा है अपने में, उसे तो पता चल ही जाएगा कि ना, जमीन निर्जीव नहीं है। अगर जमीन निर्जीव होती तो इतने सारे वृक्ष, इतने सारे लोगों को, इतने सारे जीवों को वो संभाल सकती। तो मैं जो अनुभव कर रहा था वो ये अनुभव कर रहा था कि मुझे कुछ छू रहा है, अद्भुत छू रहा है। जैसे 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 शामળાજી
नजदीक आ जाए, आता जाए, आता जाए, आता जाए। मुझे भीतर से जो नर्तन, ऐसा समझो आपके, जब से मैं नखत्राणा गया था, मैं नृत्य से टूट गया था। मैं ऐसा कहूं कि जैसा नर्तन मुझे डुमरा में उत्साह से प्रकट होता था, मुझे नखत्राणा में कई बार मैं गया, एकांत में चला गया, हील पर चला गया, लेकिन उस जमीन में मुझे भीतर से कुछ आए नहीं। मैं तभी भी मैं कहता हूं कि मैं क्लास में गया भरतनाट्यम सीख, लेकिन भीतर से मेरा हृदय जुड़े ही नहीं। मैं बाहर से फिजिकल नृत्य मैंने किया, लेकिन भीतर का हृदय जुड़े नहीं। लेकिन जैसे 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 शामणा जी नजदीक आता जाए, मुझे पता भी नहीं था कि कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, कब पहुंचेंगे कुछ पता नहीं, किस समय पहुंचेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन भीतर, बाहर से तो पूरा शरीर अकड़ गया था। सारे इतने हम भीड़ थी, एक ड्राइवर भी मुझे तो पता नहीं कि अंदर बैठकर चला रहा है या बाहर से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, ऐसी दशा थी। आधा पैर बाहर था, आधा अंदर, इतने हम भरे हुए थे। लेकिन भीतर से मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि जिसे कहा जाता है द डांस बियॉन्ड डांस, और आप ऐसा कह सकते हो प्रयत्न रहित नृत्य, जिसमें शरीर प्रयत्न नहीं करता, भीतर से कोई प्रयत्न नहीं होता, लेकिन भीतर से इतना उत्साह, इतनी उमंग उभरती है भीतर कि भीतर प्राण में ऐसे ही नृत्य प्रकटता है। तो मैं देखता था कि हाँ, इतनी भीड़ में भी मुझे कुछ, मैं अलग ही दुनिया में, अलग ही नर्तन का स्वाद ले रहा था। आज का ये दिन जीवन के बड़े नए रहस्यों के साथ साथ, आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे बिना मांगे फिर से हमारे हाथों में, अभी तक जो भूल हम करते आए हैं उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। आज का ये दिन आप पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सको, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ। इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर हमारे जीने की जो भी शेष क्षण बाकी है, उसका उपयोग हम सब हमारे जीवन के कल्याण के लिए और सर्व जीवों के कल्याण के लिए कर सके, ऐसी भावना के साथ, सुना, ऐसी प्रार्थना के साथ, परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।